को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट सेल्फ की मदद करता है ताकतवर बनने के लिए, क्योंकि फ्यूचर के दौरान उसे बहुत ज्यादा धोखा मिला था। लेकिन मेन कैरेक्टर के पास कमाल की एबिलिटी होने की वजह से वो अपने पास्ट सेल्फ को मैसेज करके उसे गाइड कर सकता है कि वो फ्यूचर में कैसे ताकतवर बनेगा और कैसे वो अपनी जिंदगी को संवार सकता है, न कि उसकी तरह धोखा खाकर मरने के। इसीलिए बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मेन कैरेक्टर सन को देखते हैं, जो कि अपने अमीर दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है, क्योंकि उसने कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के पोते को सूत दिया था, क्योंकि वो उसके क्लास के गर्लफ्रेंड और लड़कियों को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। और एक रियल मैन होने के नाते वो कभी भी अपनी दोस्तों को इस तरह से जलील होते हुए नहीं देखेगा। और पोते के साथ बवाल होता हुआ देख के प्रिंसिपल ने मेन कैरेक्टर सन को लात मार के कॉलेज से बाहर निकाल दिया, और उसके घर वालों ने भी उसकी ऐसी हरकतों को देखते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया है। और न ही उसके पास अब रहने के लिए जगह है और न ही खाने के लिए खाना। सन का दोस्त उसे पैसे सेंड कर देता है और उसे एडवाइस देता है कि असल जिंदगी में हीरोगिरी करना काफी ज्यादा टफ होता है और कभी कभी तो पिछवाड़े पे लात भी पड़ जाती है। सन इस बात पे हामी भरता है, क्योंकि उसे लात पहले ही पड़ चुकी थी और मुंह सूजा हुआ था। जिसके बाद वो पैसों के बारे में सोचने लगता है कि उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कब तक वो दोस्तों के पैसों पे इसी तरह से पलता रहेगा। उसी टाइम पे सन के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो कि एक फेमस स्ट्रीमर जाओ जाओ की तरफ से आता है, जिसको देख के सन का दिल दीवाना हो जाता है और वो तुरंत मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। सन उससे पूछता है क्या वो सच में रियल वाली जाओ जाओ है, जिसपे सामने से जाओ जाओ कहती है नहीं रे अपन झूठा है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम सन आन बताता है, जो कि हमारे ही मेन कैरेक्टर का नाम है, लेकिन ये फ्यूचर से मैसेज आया हुआ है। सन अपना फोन नीचे पटक के कहता है कि अगर तू सन है तो फिर क्या मैं गंगा प्रसाद हूँ। तो फिर फ्यूचर वाला सन अभी के सन को समझाता है कि मैं ही तुम हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि अभी प्रिंसिपल ने तुम्हें लात मार दी है और तुम कॉलेज से बाहर फेंक दिए गए हो, और खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। और अगर तुझे मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तू नीचे जा और अपनी फेवरेट शॉप के ऊपर खाना खा के देख। 10 मिनट के बाद ही वहाँ पे भूकंप आएगा और पूरी जमीन हिलने लगेगी। सन उसकी बातों के ऊपर ऑफ कोर्स यकीन नहीं करता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही एनिमे देखता होगा, इसीलिए दिमाग पे असर हो गया है। जिसके बाद वो अपनी फेवरेट शॉप के ऊपर जाता है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। लेकिन जैसा कि फ्यूचर वाले सन ने बताया था, 5 मिनट के बाद ही वहाँ पे भूकंप आने लगता है और उसकी फेवरेट शॉप नीचे ढह के पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। सन इस बात से हैरान होता है और उसे फ्यूचर वाले सन के ऊपर यकीन हो जाता है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करता है और पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। फ्यूचर वाला सन उसे दोबारा बताता है कि मैं ही तुम हूँ, लेकिन 10 साल फ्यूचर से। अब यहाँ पे असली मुद्दे पे आते हैं, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। फ्यूचर वाला सन बताता है कि जो भूकंप अभी आया था वो कोई असली भूकंप नहीं था, वो युआन यांग के एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था, और 18 दिन के अंदर ही ये पूरी दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और सन को इस मौके का फायदा उठा के तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो 10 सालों के अंदर मारा जाएगा। और वो जो भी बातें कह रहा है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ही तुम हूँ। फ्यूचर वाला सन जैसे जैसे बताता है हमारा सन वैसे वैसे करते जाता है। फ्यूचर वाले सन ने हमारे सन को अभी एक ऐसी जगह पे भेजा था जो कि वेस्टर्न की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे पहला युआन यांग धमाका होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लेक आएगी, जिसके अंदर से बहुत कमाल की खुशबू निकलेगी। कई सारे लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और सन को इसी मौके का फायदा उठाना है। जो गैस उस लेक से निकलेगी वही युआन यांग है, और सन को उसी को इनहेल करना है। जिसके बाद जो होगा वो खुद ही पहचान लेगा कि वो क्या चीज है। लेकिन जब सन माउंटेन के ऊपर जाता है तब उसको वहाँ पे कोई भी झील विल नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो चांदनी रात के मजे लेने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर कई सारे कॉप्स आ जाते हैं और एक गाड़ी से खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जो टीम ए और बी को दोनों अलग अलग सेक्शन के अंदर बांट देती है। और टीम ए यहाँ पे रुकेगी और किसी भी सिविलियन को अंदर आने नहीं देगी, और टीम बी इस लड़की के साथ अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, लेकिन उसे जितना कहा गया था वो उतना करता है। वो अपने पास से फ्लैशलाइट बाहर निकालता है और आगे की तरफ चलना शुरू करता है। थोड़ा आगे जाने के बाद ही उसे एक छोटी सी झील दिखाई देती है। सन को समझ में आ जाता है कि उसे इसी के अंदर हाथ डालना है। जिसके बाद वो जैसे ही झील के अंदर हाथ डालता है तो फिर झील के अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी खुशबू कमाल की थी। जिसके बाद सन फ्यूचर वाले सन को मैसेज करता है और पूछता है कि युआन यांग क्या चीज है और इसे क्या होने वाला है। फ्यूचर वाला सन उसे बताता है कि युआन कोई ऐसी चीज है जिसे कुछ दिनों के अंदर ही लोग
कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे और 18 दिनों के अंदर उसे जलवा दिखने लगेगा, जैसा किसी नॉवल या फिर मानवा के अंदर होता है। इसके बाद हमारा सन फ्यूचर वाले सन से पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिसपे फ्यूचर वाला सन बताता है कि वो जिंदा नहीं है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक वॉइड के अंदर कैद है। इसकी वजह से ही वो अभी तक उसे मैसेज कर पा रहा है। फ्यूचर वाले सन के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो सन को बता जाता है कि चुपचाप पानी को एब्जॉर्ब कर और बैठ जा, जिसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। वहीं पे सन को सारी चीजों के बारे में पता नहीं चला था कि उसे धोखा कैसे मिला और असैसिन क्या है। उसी टाइम पे सन देखता है कि उसके सामने जो छोटी सी झील थी वो अचानक से बहुत बड़ी हो गई है और उसे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता है। खैर उसे जितना बोला गया था वो उतना काम शुरू करता है। वो चुपचाप पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पे गैस यानी कि युवान को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो जैसे ही युवान का एक कस मारता है तो फिर उसके पास सिस्टम आता है और उसे बताता है कि उसने टैलेंट को अवेकन किया है जो कि डिवेवर है और ये एक बी रैंक का टैलेंट है। जिसके बाद उसे दूसरा टैलेंट मिलता है जो कि वॉइड था और ये एस रैंक का टैलेंट है। लेकिन इसी के बाद उसे एक और टैलेंट मिलता है जो कि एसएस रैंक का था और ये था फ्यूचर लिंक, जो कि 10 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक को मिलता है। और इसी टैलेंट की वजह से शायद से हमारा फ्यूचर वाला सन अभी के सन के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था। खैर वो आगे युवान के सुट्टे मार पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिससे सन का ध्यान भटक जाता है और वो पानी के अंदर डूब जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बचाओ रे, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो फिर पुलिस वाले उसकी मदद करने के लिए आ ही रहे थे कि उसी टाइम पे सन अचानक से अपने डिवोर टैलेंट को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वहाँ पे लेक के साथ साथ इंसानों को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ये पुलिस वाले जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि आगे के चैप्टर में इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया कि ये जिंदा है या मुर्दा है। खैर इसके बाद जब सन को होश आता है तब वो अपने डिवोवर टैलेंट के वॉइड के अंदर था। अब मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ, जो वॉइड है वो अलग टैलेंट है और डिवोवर अलग टैलेंट है। सन अगर किसी चीज को डिवोवर यानी कि खाता है या एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो चीज उसके वॉइड के अंदर आ जाएगी, जो कि उसका एक अलग स्पेस होगा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अभी सन अपने वॉइड के अंदर है और यहाँ पे पानी है। जिसके बाद सन आगे बढ़ता है और उस झील वाले पानी के ऊपर जब अपना हाथ मारता है और उसे पीता है तब उसे टैलेंट पॉइंट मिलते हैं और वो जैसे जैसे पानी के साथ छपाछाई करते जाता है उसे वैसे वैसे टैलेंट पॉइंट मिलते जाते हैं, जिससे सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि इस 20 साल की कुत्ते वाले जिंदगी को अब मैं अलविदा कह सकता हूँ और आखिरकार एक मेन कैरेक्टर की तरह अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ। इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है तो फिर उसे सारी जानकारी दे दी जाती है कि वो कितने साल का है और उसके पास कौन कौन से टैलेंट हैं। जिसके बाद तभी उसकी नजर फ्यूचर लिंक के ऊपर पड़ती है तो उसे हल्का सा अंदाजा लग जाता है कि इसी की वजह से शायद वो फ्यूचर वाले सन के साथ बात कर पा रहा है। लेकिन वो आगे कुछ कर पाता कि इससे पहले ही उसके वॉइड पूरी तरीके से हिलने लगता है। जिसके बाद उसे असली दुनिया के अंदर होश आ जाता है और उसे होश लेडी कॉप ने दिलाया था, जो कि सन से पूछती है बच्चे तू इधर क्या कर रहा है। सन जैसे ही लेडी कॉप को देखता है और इतनी खूबसूरत औरत को अपने सामने देख के उसकी लार बहने लगती है। मैन ऑफ कल्चर। उसी टाइम पे लेडी कॉप सन को होश में लाती है और उसे पूछती है बच्चे तू इधर आया कैसे, हमने तो पहले ही माउंटेन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो फिर सन आगे से घबराते हुए बताता है दीदी मैं यहाँ पे कैंप करने के लिए आया था और मेरे अंदर आने के बाद ही शायद आप लोग अंदर आए होंगे, उसके बाद आपने माउंटेन को सील किया होगा। इस पे लेडी कॉप तुरंत समझ जाती है कि ये तो साला झूठ बोल रहा है, क्योंकि आधी रात में कोई भी कैंपिंग करने के लिए इतने बड़े जंगल के अंदर नहीं आता है। इसीलिए लेडी कॉप सन से कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, तो फिर थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। सन अपनी बात के ऊपर अड़ा रहता है कि वो कैंपिंग करने के लिए आया था और उसे तो स्विमिंग भी नहीं आती है और वो तो झील के अंदर डूबने वाला था। कुछ कॉप्स ने उसकी मदद की। लेडी कॉप सन से कहती है बाबू क्या तुमने यहाँ पे झील देखी, जरा मुझे दिखाना। जिसके बाद जब सन अपनी साइड में देखता है तब उसे पता चलता है कि जो बड़ी सी झील उसने थोड़े टाइम पहले देखी थी वो हवा में ही गायब हो गई है। जिसके बाद लेडी कॉप सन को घूरते हुए देखने लगती है तो सन आगे से घबराते हुए कहता है दीदी यकीन करो यहाँ पे झील सच में थी और उसके अंदर से रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही थी, क्योंकि भंडारे में यही मिल रहा है। लेकिन लेडी कॉप उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। इसके बाद बाकी कॉप्स वहाँ पे आते हैं तो वो लोग सन को अपने साथ उठा के लेके जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सन और लेडी कॉप को एक कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लेडी कॉप सन से कहती है कि नाम पता एड्रेस कौन सी क्लास में कितनी गर्लफ्रेंड है सब कुछ बताओ। इस पे सन आगे से कहता है दीदी पढ़ाई छोड़ दी है, गरीबी में जी रहा हूँ, थोड़े से पैसे दे दो। तो फिर लेडी कॉप उसे पूछती है कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी भाई। इस पे सन आगे से बताता है कि गरीबी ने ऐसी चमाट मारी कि ट्यूशन फीस के पैसे ही नहीं बचे, तो फिर कैसे पढ़ाई को जारी रखूं। तो लेडी कॉप पूछती है कि कैंपिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आवा बाबू। तो फिर सन बात को टाल देता है ये कहते हुए कि मैं तो यहाँ पे बस हल्का सा रिलैक्स होने के लिए आया था। इसके बाद लेडी कॉप जब सन के बैग को चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि अंदर फ्लैश लाइट के साथ साथ
बाकी सारी चीजें भी थी कैंपिंग करने के लिए। वही पे सन अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ कोई भी आईडी वाईडी नहीं लेके आया, नहीं तो ये लोग मेरे घर पे ही सीधा पहुंच जाते चाय पीने के लिए। लेडी कॉप को पता चल जाता है कि सन उसे चूने के साथ साथ कत्था भी लगा रहा है, इसीलिए वो अपने पास एक कट्टा बाहर निकाल लेती है और सन के ऊपर तान के कहती है कि जल्दी से बताओ कि यहाँ पे किस लिए आए थे और तुम्हारे पीछे क्या रीजन थे। तो वो लोग सन को अपने साथ उठा के लेके जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सन और लेडी कॉप को एक कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लेडी कॉप सन से कहती हैं कि नाम, पता, एड्रेस, कौन सी क्लास में, कितनी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ बताओ। इस पे सन आगे से कहता है, दीदी पढ़ाई छोड़ दी है, गरीबी में जी रहा हूँ, थोड़े से पैसे दे दो। तो फिर लेडी कॉप उसे पूछती है कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी भाई। इस पे सन आगे से बताता है कि गरीबी ने ऐसी चमाट मारी कि ट्यूशन फीस के पैसे ही नहीं बचे, तो फिर कैसे पढ़ाई को जारी रखूं। तो लेडी कॉप पूछती है कि कैंपिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आवा बाबू। तो फिर सन बात को टाल देता है, ये कहते हुए कि मैं तो यहाँ पे बस हल्का सा रिलैक्स होने के लिए आया था। इसके बाद लेडी कॉप जब सन के बैग को चेक करती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अंदर फ्लैश लाइट के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी थी कैंपिंग करने के लिए। वहीं पे सन अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ कोई भी आईडी वाईडी नहीं लेके आया, नहीं तो ये लोग मेरे घर पे ही सीधा पहुंच जाते चाय पीने के लिए। लेडी कॉप को पता चल जाता है कि सन उसे चूने के साथ साथ कत्था भी लगा रहा है, इसीलिए वो अपने पास एक कट्टा बाहर निकाल लेती है और सन के ऊपर तान के कहती है कि जल्दी से बताओ कि यहाँ पे किस लिए आए थे और तुम्हारे पीछे क्या रीजन थे। जिसपे सन की आगे से फट जाती है और वो रोते रोते हुए कहता है कि दीदी कट्टा कहाँ निकाल रही हो, आप यूपी बिहार से थोड़ी ना हो और मैं सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ, बस घोड़ा मत दबाइएगा। लेडी कॉप सन से कहती है कि समझदार बनो और सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि वैसे भी मैं रूल्स को फॉलो नहीं करती हूँ। और तब जाके सन की नजर उस लेडी कॉप के सर के ऊपर लगी हुई टोपी के बैच के ऊपर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि ये लोग कोई नॉर्मल कॉप्स नहीं है, ये किसी स्पेशल यूनिट से आते हैं। जिसके बाद सन उल्टा उन्हीं से सवाल कर लेता है कि तुम लोग हो कौन, तुम लोग कोई कॉप्स तो लगते नहीं हो। तो फिर लेडी कॉप आगे से कहती है कट्टा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके हाथों में कट्टा होता है वही सवाल पूछता है और जो सामने नोक पे खड़ा होता है वही जवाब देता है। खैर हमें इन दोनों के बीच की मीठी मीठी बातें तो नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि अगले सीन में हम लोग सन को उसके रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो बेचारा बातों का जवाब दे दे के काफी ज्यादा थक चुका था। जिसके बाद वो लेडी कॉप के कार्ड को देखता है तो हमें पता चलता है कि उसका नाम बाई वीवी है और इन लोगों का कार्ड किसी ग्रीटिंग कार्ड की तरह लग रहा था, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद टियान उन पलों को याद करता है जब वीवी ने उसे बड़े प्यार से पूछा था कि सब कुछ सच सच बता दे या फिर गोली खाएगा, और उन सुहाने पलों को याद करके ही टियान की पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग सन को भाई एक कैफे के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो बैच के जरिए सभी चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वीवी किस यूनिट से आती है और वो लोग किस चीज के पीछे हैं और उनकी यूनिट का मकसद क्या है। लेकिन सन को वीवी के बैच और उसके यूनिट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसी टाइम पे सन को इंटरनेट पे कुछ वीडियोस दिखाई देती हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि ये जो अर्थक्वेक आया है ये पूरी तरीके से नेचुरल है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन सन को तो सच्चाई के बारे में पता था और सन अपने मन के अंदर सोचता है कि युआन यांग क्या है उसे अभी तक पता नहीं चला है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो वीवी से पीछा छुड़वाने के लिए किसी अलग जगह पे रहने के लिए जाएगा। उसी टाइम पे सनमिंग जो कि उसका दोस्त है और उसी ने सन को पैसे दिए थे, वो पूछता है क्या वो ठीक है, अर्थक्वेक वजह से उसे कुछ हुआ तो नहीं है। सन मौके पे चांस मारते हुए कहता है क्या सनमिंग उसे अपने घर पे रहने के लिए देगा। सनमिंग इसके लिए मना करने लगता है और बताता है कि उसने आज ही घर खरीदा है और क्या उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अपने नल्लू दोस्त के साथ वहाँ पे जाके रहेगा। लेकिन सन किसी तरह से सनमिंग को मना लेता है, ये कहते हुए कि वो गरीब बच्चा है और अर्थक्वेक की वजह से उसके पास रहने का भी ठिकाना नहीं बचा है। जिसके बाद सनमिंग को मक्खन लगाते हुए कहता है कि मेरी जान, तुम्हें तो मेरे प्यारे दोस्त हो जो मेरी परवाह करता है। तो फिर सामने से सनमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तेरी परवाह नहीं करता हूँ, यहाँ पे मेरे घर के बारे में बात हो रही है कि तू रहने के लिए आने वाला है। खैर टियान इसी तरीके से सनमिंग को मना लेता है कि अब वो उसके घर के अंदर रहेगा और टियान हमें बताता है कि वो घर को इसलिए चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं बची है, बल्कि वो विवी से पीछा छुड़वाना चाहता है क्योंकि विवी के बारे में सन को कोई भी जानकारी नहीं मिली है, न ही जॉब डिस्क्रिप्शन, न ही बिजनेस कार्ड, और उसको सिर्फ एक चीज पता चली थी उस बिजनेस कार्ड से जो कि थी ईओ, और गूगल बाबा से इसके बारे में पूछने से भी कोई जवाब नहीं मिला था। इसीलिए अपने रहने की जगह को बदल लेना सबसे अच्छा फैसला रहेगा। वहीं पे विवी ने सन को छोड़ने से पहले उसे सारी जानकारी ले ली थी कि वो कहाँ पे रहता है और क्या क्या काम करता है। इसीलिए टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों ने उसे सारी जानकारी ले ली, बाकी बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। और उसी टाइम पे हम लोगों को पता चलता है कि शेर पे भी सवा शेर होता है और विवी अपने तरीके से सन के ऊपर नजर रखे हुए थी। वो बंदा विवी को बताता है कि साला अपने ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था और जासूसी कर रहा था, क्या मैं साले का इंटरनेट काट दूं। लेकिन
वीवी इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, वो जो करना चाहता है उसे करने दो, और वैसे भी हमारे ब्यूरो के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वो लोग सन के ऊपर नजर रखना बंद नहीं करते हैं। वीवी में बताती है कि उसने सन की पूरी जन्म कुंडली बाहर निकाल ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं पता चला है कि सन वहाँ पे कैसे पहुंचा। जिसके बाद सुमिंग सन को लेने के लिए बाहर आता है अपनी चमचमाती हुई कार से। सन उसको देख के खुश हो जाता है और उसे कहता है कि साला तुम तो ब्लिंकिट हो रखे हो बे, 5 मिनट के अंदर पहुंच जाते हो। और वो गाड़ी के अंदर बैठते हुए सनमिंग से कहता है कि उसे वेट नहीं हो रहा है कि कब वो उसके घर के अंदर उसके बेडरूम के ऊपर सोएगा। इसके बाद सन ने सक्सेसफुली वीवी से अपना पीछा छुड़ा लिया था, तो फिर उसे चैन की सांस आने लगती है। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं जो कि सनमिंग का घर देख के एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि वो घर किसी बंगले से कम नहीं था। और वो हैरान होकर सनमिंग से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा अमीर हो। सनमिंग उसे पीने के लिए कोला देता है और उसे कहता है कि बस मेरे बेडरूम का बुरा हाल मत करना, बाकी घर तुम्हारा ही है, और बस एक जल्दी सी नौकरी ढूंढ ले और यहाँ से दफा हो जा और मेरी जान छोड़ दे। जिसके बाद हम लोग सन को बेडरूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो अपने टैलेंट पॉइंट्स को गिन रहा था कि उसके पास कितने हैं। तभी वो गलती से डिवोर बटन को दबा देता है, तो फिर उसकी डिवोर स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद पीछे एक पोर्टल बनता है जो कि हमारे सन का प्यारा सा बेड अपने अंदर निगल लेता है। उसी टाइम पे सनमिंग सन के लिए कंबल लेके आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि सन के पास उसका बेड नहीं है, तो फिर वो सन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो 2.5 लाख का बेड था, कहाँ गया, जल्दी से बता दे। जिसपे सनमिंग से झूठ कह देता है कि यहाँ पे तो बेड था ही नहीं। उसे पक्का भ्रम हुआ होगा कि यहाँ पे बेड था, लेकिन सनमिंग उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है और कहता है कि मैंने पेमेंट कैश में किया था, नोटों को हाथों से चाटा था, पता है। लेकिन सन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, ये कहते हुए कि वो खुद तो पहली बार इस घर के अंदर आया है, शायद से वो भूल गया हो कि वो अपने साथ बेड को लेके नहीं आया है। इसीलिए सनमिंग को टियान की बातों के ऊपर यकीन हो जाता है और उसे याद आता है कि वो खुद भी तो पहली बार इस रूम के अंदर आया है। इसीलिए वो सन को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सन चैन की सांस लेके कहता है कि बच गया, नहीं तो 2.5 लाख देने पड़ते। लेकिन उसी टाइम पे सनमिंग दोबारा वापस आता है और उसे कहता है कि फ्लोर के ऊपर सो जाना, कल मैं तुम्हारे लिए अलग से इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अचानक से आने की वजह से हमारे सन को बड़ा झटका लग गया था और वो बेचारा हिल गया था। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं जो कि भाई एक नॉर्मल बेड के ऊपर सो के उठता है। इसके बाद सन की अलार्म की वजह से नींद खुलती है और जब वो अपने फोन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि फ्यूचर सन ने उसे मैसेज किया है। फ्यूचर वाला सन अभी के सन से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हुआ, क्या तुमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और तुम्हें कौन कौन सी एबिलिटी मिली है। सन फ्यूचर वाले सन को सारी चीजों के बारे में बता देता है कि जैसा उसे कहा गया था बिल्कुल वैसा उसने ही किया है और साथ ही में उसे एबिलिटी भी मिली है। फ्यूचर वाला सन एबिलिटी के बारे में पूछता है तो फिर अभी वाला सन उसे एबिलिटी के बारे में बता देता है। लेकिन काफी टाइम तक फ्यूचर वाला सन मैसेज नहीं करता है, तो फिर सन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अभी तक इसने मैसेज क्यों नहीं किया। 10-15 मिनट बाद मैसेज आता है और फ्यूचर वाला सन कहता है कि हम दोनों ने कर दिखाया। सन उससे पूछता है क्या उसकी एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। फ्यूचर वाला सन कहता है कि उसे पता तो नहीं है, लेकिन उसे यकीन जरूर है कि ये एबिलिटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद फ्यूचर वाला सन ये पूछता है कि कल रात क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें मुझे बता दो। जिससे सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि जवाब देता नहीं है, सिर्फ सवाल पूछता है। जिसके बाद सन उसे वीवी के बारे में बता देता है कि उसके साथ क्या क्या कांड हुए थे। जिसके बाद फ्यूचर वाला सन उसे बताता है कि वीवी अभी उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही उसके पास एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 2 दिनों बाद वो नॉर्थ की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएगी और तब उनके ऊपर अननोन फोर्स से हमला होगा और उसी टाइम पे वीवी अपनी पावर्स को अवेकन करेगी और अपने खाली हाथों से एक चलती हुई गोली को रोक लेगी। जिससे सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह वो तो काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो फ्यूचर वाले सन से पूछता है क्या वो फ्यूचर में उसकी वाइफ बन जाएगी या फिर गर्लफ्रेंड। जिसपे फ्यूचर वाला सन अपने मन के अंदर सोचता है क्या मैं पास्ट में सच में इतना ज्यादा नालायक और बेशरम था। फ्यूचर वाला सन कहता है कि उसे कई सारी चीजों को पता है और इसीलिए उसने उसे कांटेक्ट किया है, लेकिन फ्यूचर पहले ही चेंज हो चुका है और काफी सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बड़े बड़े इवेंट वो नहीं चेंज होंगे, इसीलिए उसे तुरंत मौके का फायदा उठाने के लिए रेडी होना चाहिए। आधे महीने के अंदर ही ये पूरी दुनिया बदल जाएगी और अगर वो इन सभी मौकों को छोड़ देता है तो फिर उसका हाल फ्यूचर वाले सन की तरह ही होगा। सन उसे कहता है कि उसके साथ उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, जब तक वो उसे फ्यूचर के बारे में जानकारी देता रहेगा तब वो बिना किसी दिक्कत के ताकतवर होता जाएगा। फ्यूचर वाला सन आगे से कहता है कि बेशक तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरी तरह ही मारे जाओगे। जिसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और सन अपने बिस्तर के ऊपर ही पड़ा हुआ था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरी दुनिया चेंज होने वाली है और उसे जितने भी मौके हैं उन सभी का फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन बेचारा सन बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी
टाइम पे उसे विवी के बारे में याद आता है कि 2 दिनों के अंदर वो अवेकन करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि युवान यंग दोबारा कहीं से एक्सप्लोड होगा और एनर्जी निकलेगी। लेकिन सन ज्यादा दिमाग का खर्चा नहीं करता है और चुपचाप खाने के लिए बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम उसे रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो फोन को एंजॉय करते हुए खाने को खा रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि जोजो की तरफ से था और ये असली वाली लाइव स्ट्रीमर है। जोजो लाइव स्ट्रीम करते हुए उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे एक अच्छा गाना गाने वाली है, इसलिए वो भी उसकी तरह अवेकन है जिसने सन की तरह एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है। खैर उसी टाइम पे लाइव स्ट्रीम गलती से इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर ये लाइव स्ट्रीम वाला बवाल चल रहा था वहां पे आग लग गई थी। इसीलिए सन भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद से उसे उस बंदे से मिलने का मौका मिल सकता है। खैर जब सन उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तब उसे बिल्डिंग के अंदर से निकलता हुआ ऑरा दिखाई देता है जो उसके पास आते ही बंद हो जाता है। इसके बाद उसे दीवार के ऊपर खून लगा हुआ मिलता है जो पूरी तरीके से ताजा था। इसके बाद सन आगे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी टाइम पे वो बंदा दीवार के पीछे से बाहर निकलता है और सन के ऊपर फायर से अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक सन को नहीं लगता है और उसके गले से पास होके निकल जाता है। लेकिन सन इस अटैक से काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो बंदा पहले से ही घायल था और उसके पेट के ऊपर काफी बड़ा जख्म हो रखा था और वो टियान से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हो तो वो पहले ही बता दे रहा है कि वो होल्ड बैक नहीं करेगा और टियान को बुरी तरीके से पीटेगा। वह भी टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो लाइव स्ट्रीम वाला बंदा है, लेकिन लाइव स्ट्रीम को बंद हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और इसे अचानक से चोट कैसे लग गई। जिसके बाद सन उस बंदे से बताता है कि वो उसे पकड़ने के लिए नहीं आया है, वो तो उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था और फायर ब्रीदिंग के चलते वो उसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन वो बंदा सन से कहता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो उनके साथ नहीं है तो फिर कल जो अर्थक्वेक आया था वो उसके बारे में क्या है। अब देखो यहाँ पे कई सारे लूप होल्स हैं और ये साले एक तो जानकारी नहीं देते हैं। सन जो लाइव स्ट्रीम देख रहा था वो एक रात पहले की थी और अगर तुमसे ड्राइंग नहीं होती है तो कम से कम साइड में लिख तो सकते हो कि एक रात पहले का है। खैर हमें क्या है, हमें तो मानवा पढ़ना है। जिसके बाद सन उस बंदे को बताता है कि उसे कल रात के अर्थक्वेक के बारे में पता है और उसे ये भी पता है कि कल रात को वो बंदा कहाँ पे था। खैर वो बंदा आगे बात कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं और उन दोनों को ही पता लग जाता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। इसके बाद वो लोग सीधा उस जगह पे आते हैं तो इन लोगों ने अपने पास गोला बारूद रखा था। इनके पास लॉन्ग रेंज से शॉर्ट रेंज यहाँ तक की ग्रेनेड भी थे और लिटरली ये लोग अपने आप में ही जॉन विक हो रखे हैं। खैर वो लोग वहाँ पे कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं और सीधा बंदूक उठा के गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन मजाल है कि उन लोगों को एक भी गोली लग जाए, वो भी इतनी क्लोज रेंज से। इसके बाद वो दोनों गोलियों से बचते बचाते पिलर के साइड में आ जाते हैं और कवर ले लेते हैं। सन उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं अलग से हायर किए गए गुंडे हैं। जिसके बाद वो उन लोगों से कहने की कोशिश करता है कि वो उस बंदे के साथ नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सिविलियन है। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर जब उस बंदे के ऊपर पड़ती है तो वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था। इसलिए सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि साला मुझे फंसा गया और खुद यहाँ से भाग गया। इसके बाद वो उन लोगों से दोबारा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो बस एक नॉर्मल सा सिविलियन है। लेकिन वो लोग उसके ऊपर गोलियां बरसाते रहते हैं। सन अपनी जान बचाते हुए उन लोगों से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ। तो फिर दूसरा बंदा दूसरे बंदे की गन को रोक लेता है और कहता है कि वो फाइट बैक नहीं कर रहा है, ये पक्का कोई नॉर्मल सिविलियन होगा। इसके बाद वो लोग सन से कहते हैं कि अपने वेपन नीचे फेंक दो और अपने सर को ऊपर रख के नीचे आ जाओ। इसके बाद जब सन उनके पास आता है तो वो लोग सन के हाथों को एक पिलर के साथ बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी नहीं तो या तुम अपनी जान गवा दोगे या फिर अपने पैर। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना कहने के बाद वो लोग बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। उसी टाइम पे सन के मन के अंदर बस यही चल रहा था कि साला मेरे को इधर आना ही नहीं चाहिए था। और उसी टाइम पे सन के पास फ्यूचर वाले सन की तरफ से मैसेज आता है तो सन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस पिलर के सहारे ही घूम जाता है और उसके हाथों में उसका फोन आ जाता है। फ्यूचर वाले सन ने सन को बता दिया था कि यहाँ पे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि ब्यूरो की तरह ही है, लेकिन सन के लिए अच्छा यही होगा कि वो इनके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट ना रखे, नहीं तो वो मारा भी जा सकता है। सन उससे कहता है कि भाई तेरे को ये मुझे पहले बताना चाहिए था, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। तो फिर फ्यूचर वाला सन उसे कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो उसको एक ट्रेनिंग सेट बताने वाला है जिसकी मदद से वो खुद को आजाद करा पाएगा और चीजों को संभाल लेगा। इसके बाद सन हमें बताता है कि ये ट्रेनिंग सेट कुछ और नहीं बस ब्रीदिंग टेक्निक थी, इसके चलते वो आसानी के साथ ब्रीदिंग करेगा। जिसके बाद सन ऐसा ही करता है और ब्रीदिंग करते हुए युवान एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है
एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो आसानी के साथ हथकड़ियों को खोल लेता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर पावर पूरी तरीके से घूम रही है। इसके बाद वो तेजी के साथ एक दीवार के ऊपर पंच मारता है तो वो दीवार टूट जाती है। फ्यूचर वाला सन पूछता है कि कैसा लगा, तो हमारा सन कहता है कि कमाल का, मेरी पूरी बॉडी के अंदर ताकत घूम रही है। और उसी टाइम पे वो दोनों लोग भी आ जाते हैं जिनको ऊपर की तरफ वो बंदा नहीं मिला था, लेकिन जब वो लोग सन को देखते हैं तब तक सन पूरी तरीके से आजाद हो गया था। लेकिन फनी बात ये थी कि वो भागने की जगह पे यहाँ पे बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग वापस आएंगे और उसे मारेंगे। इसके बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और वो सन के मत्थे के ऊपर बंदूक रख के उसे कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए अब सन को यहाँ पे मरना पड़ेगा। लेकिन सन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर एक किक मारता है जिससे उस बंदे की गन छूट जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि सन भी एक अवेकंड है। जिसके बाद दूसरा बंदा सन के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है तो सन जंप मार के उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे दूसरा बंदा भी खड़ा हो जाता है और वो दोनों मिलके सन के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। सन ने भले ही अपनी बॉडी को ताकतवर बना लिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो गोलियां उसको छूते हुए निकल रही थी और कुछ ही देर के अंदर वो दोनों मिलके उसे मार ही देंगे। इसीलिए सन अपने डिवोवर टैलेंट का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बड़ा सा पूल बना लेता है जिसके अंदर वो सभी बुलेट जाती हैं और सन उन्हें इवॉल्वर कर लेता है। और गोलियां खत्म होने के बाद सन अपने डिवोवर पूल को और भी ज्यादा बड़ा करता है और उन दोनों को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे सन की एनर्जी खत्म होने लगती है तो डिवोवर पूल धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हुए जाते हैं कि सन की एबिलिटी काफी ज्यादा अननोन है, इसलिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उन लोगों के भागने के बाद सन अपने पूल को बंद कर लेता है, लेकिन थकावट की वजह से वो नीचे गिर जाता है और जब सन को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो पिछले 1 घंटे से सो ही रहा था। जिसके बाद सन फ्यूचर वाले सन को फोन करता है और उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ था। फ्यूचर वाला सन उसे बताता है कि वो ज्यादा मेंटल एनर्जी को कल्टीवेशन पे यूज कर लिया था, इसलिए थक के बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो एक बार अच्छी मात्रा में की को एब्जॉर्ब कर लेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसे एबिलिटी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उसकी स्पिरिट डिलीट भी हो सकती है और वो काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन सन को चिंता हो रही थी कि उसे अगले 2 दिनों के अंदर वेस्टर्न युआन यांग को एब्जॉर्ब करना था। लेकिन फ्यूचर वाला सन उसे बताता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, युआन यांग को एब्जॉर्ब करते समय मेंटल एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, इसीलिए वो आसानी के साथ युआन यांग को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद फ्यूचर वाला सन पूछता है कि वो दोनों कहाँ पे चले गए, तो सन बताता है कि वो भाग गए। फ्यूचर वाला सन कहता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग उसके पीछे दोबारा जरूर आएंगे और अगर उसका सपना दोबारा उनके साथ होता है तो वो बस उन्हें मार दे। फ्यूचर वाला सन अभी के सन से कहता है कि दुनिया बदलने वाली है, इसीलिए उसने अपने प्यारेपन और कॉर्डिनेस यानी कि कायरता को छोड़ देना चाहिए आने वाले फ्यूचर के अंदर सरवाइव करने के लिए। सन को भी ये बात पता थी कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए वो लोगों को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद वो खुद से वादा करता है कि फिर चाहे मॉन्स्टर हो, इंसान हो या फिर डीमंस हो, जो भी उसे उसके फ्यूचर सेल्फ को अचीव करने से रोकेंगे वो उनको मार देगा और किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देगा। उसी टाइम पे हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि फायर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा था और ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाले अभी इस बंदे को कुछ भी करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि सन की एबिलिटी कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और वो उल्टा इन लोगों के ऊपर भारी भी पड़ सकता है। और शायद से कुछ समय बाद वो लोग सन को इनवाइट भी कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसी टाइम पे सन को फील होता है कि कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन वो बाद में फिर से टेंशन फ्री हो जाता है और कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा फ्यूचर सेल्फ है मुझे किसी भी चीज से डरने की चिंता नहीं करनी है। उसी टाइम पे पीछे से एक लठ आता है और उसके दिमाग के ऊपर पड़ता है और हमारा सन क्लीन बोल्ड, और हमें पता चलता है कि सन को क्लीन बोल्ड करने वाले और कोई नहीं 4-5 लोग थे। इसके बाद जब सन की आंखें खुलती हैं तब वो अपने सामने विवी को देखता है और उसको देखते ही कहता है दीदी तुम फिर से। इसके बाद विवी सन से कहती है और बच्चे कैसा हालचाल है, जरा मुझे ये बताना कि तुम शाम के टाइम पे कहाँ थे। सन विवी से कहता है यार मैं किधर भी जाऊँ आपको उससे क्या मैं हगने भी जाऊँ तो भी आपको रिपोर्ट करके जाऊंगा क्या। तो फिर विवी आगे से कहती है क्या तुम वहाँ पे हगने के लिए गए थे। तो फिर सन आगे से बात को काटते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग गया हूँ और आपका मेरे ऊपर दिल आ गया है। तो फिर विवी इसे शर्मा जाती है और सन से कहती है कि बचुआ थोड़ा सा औकात में रहो, मैं तुम्हारे बालों का इस्तेमाल करके भी तुम्हें पकड़ सकता हूँ और तुम्हें इधर उधर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। सन आगे बढ़ता है और विवी से पूछता है कि वो असल में करती क्या है, क्या वो सन को बता सकती है। विवी उससे कहती है कि उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये उसके लिए सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद विवी सन से ये पूछती है कि उसे एग्जैक्टली किस पर्सन ने माउंटेन के ऊपर जाने के लिए भेजा था, क्या वो इसके बारे में बता
बता सकता है, लेकिन सन आगे से मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, उसने बस एक ही बार मुझे मैसेज किया था। अगले सीन में हम लोग सन को उसके रूम के अंदर देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे बीवी से बच के रहना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके बाद सन अपनी आंखों को बंद करता है तो वो अपने वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पे कई सारे वेपन्स, गन, बुलेट्स और उसका बेड पड़ा हुआ था। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं मेरा असली वाला सेल्फ अभी क्या कर रहा होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो बस पड़ा हुआ सो रहा है और कुछ भी नहीं। इसके बाद सन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सारी चीजें जो कि उसके वर्ल्ड के अंदर है, क्या वो उन्हें रियल वर्ल्ड के अंदर लेके जा सकता है। जिसके बाद वेन जब उन्हें ट्राई करने की कोशिश करता है तब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सच में उन चीजों को असली दुनिया के अंदर लेके आ गया था। वो अपने साथ पानी को लेके आया था और वो पानी को ले आया था। इसके बाद साथ ही में वो इसके बाद सन अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से उसे सनमिंग का बेड भी ले आना चाहिए। इसके बाद सन जैसे ही वहाँ पे बेड को लेके आता है तो उसी टाइम पे सनमिंग भी वहाँ पे आ जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे सनमिंग भी आ जाता है जो कि सन को बेड के साथ देख लेता है और उसे कहता है क्या तुम नया खरीद के ले आए। सन आगे से कहता है कि मार्केट के अंदर सस्ता मिल रहा था तो मैं ले आया। उसी टाइम पे उसकी नजर कोला के नए प्रोडक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि और कुछ नहीं युआन यांग का पानी था। जिसके बाद होना क्या था, कोला को देखते ही सनमिंग उसे खोलता है और गटक जाता है, लेकिन पीने के बाद उसे उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगता है। सन उसे कहता है कि इसीलिए बिना पीछे दूसरों की चीजों को नहीं छुआ जाता है। और अचानक से सनमिंग के पेट में काफी ज्यादा जोर होता है, जिसके बाद वो हल्का होने के लिए भागते हुए टॉयलेट की तरफ निकल जाता है। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे नहीं पता है कि सनमिंग के साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसने जो पानी पिया है उसके अंदर युआन यांग मिला हुआ है। पता नहीं बेचारा कब तक टॉयलेट के अंदर बैठा रहेगा। इसके बाद सन वहीं पे बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है और उसकी कल्टीवेशन बाहर तक जा रही थी। और उसी टाइम पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि वो फ्रीसियस टाइगर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है जो कि एसेंट सेक्ट की तरफ से होता है और उसे सन के अंदर पोटेंशियल नजर में आ जाता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि सन जिस ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। उसी टाइम पे सनमिंग बाथरूम से बाहर निकलता है और सन से पूछता है कि भाई उस बोतल के अंदर क्या था। सन उससे पूछता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, लेकिन सनमिंग मना कर देता है ये कहते हुए कि उसे बस एक रात आराम करना है जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम लोग सन को किसी जगह पे जाते हुए देखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से भगा देते हैं। और जब सन जाते हुए वहाँ से इधर उधर नजर दौड़ाता है तब उसे पता चलता है कि पूरी जगह के ऊपर कैमरास भरे हुए हैं और ये लोग कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हैं। फ्यूचर वाले सन ने उसे बताया था कि वो जैसे ही वेस्टर्न मनार के अंदर पहुंचता है तो फिर उसे डायरेक्ट बाहर से जंगल के अंदर जाना है और वो जैसे ही जंगल के अंदर जाएगा तो फिर वो मनार की बाहर वाली साइड पे पहुंच जाएगा, जिसकी मदद से सन सिक्योरिटी गार्ड और कैमरास को अवॉइड करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है। लेकिन अंदर जाने के लिए भी उसे जाली तोड़ के जाना था, तो फिर सन वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से ही उस पूरी जाली को तोड़ देता है। और सन अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि कहीं इन लोगों के पास वाइल्ड बीस्ट तो नहीं है, साला इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। फ्यूचर वाले सन ने पहले ही बता दिया था कि उसे थोड़ा सा गहराई में जाना है, जिसके बाद उसे युआन यांग पेड़ों के अंदर से निकलता हुआ दिखेगा और सन को उन्हें ही एब्जॉर्ब करना है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सन के पीछे से एक वाइल्ड बीस्ट आ जाता है जो कि उसी गली से आया था जिसे सन आया था। सन पीछे मुड़ के उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल सा नहीं है, ये म्यूटेटेड बीस्ट है जो शिकार करने के लिए बनाया गया है। और ऊपर से वो बीस्ट सन को देख के मुस्कुरा रहा था। इसके बाद बीस्ट सन के पीछे पड़ जाता है और सन अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है और वो बीस्ट सन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद सन के सामने एक पेड़ आता है तो वो उसके ऊपर जंप मार के पीछे की तरफ डॉज कर लेता है, लेकिन वो बीस्ट सीधा जाके पेड़ से टकराता है और उसका सर फट जाता है। सन इस बीस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, नहीं तो उनको इसके बारे में पता भी चल सकता था। इसीलिए वो अपने डिवोवर पूल का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को अंदर धर लेता है। इसके बाद सन टाइम को देखता है तब उसे पता चलता है कि इरप्शन होने में सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं और उसी टाइम पे भूकंप भी आने लगता है। तो फिर वो भागते हुए एक ऊंची जगह पे चला जाता है क्योंकि वही सबसे सेफ जगह थी। और जब वो नीचे देखता है तब उसे पता चलता है कि विवी और उसकी टीम वहाँ पे आ चुकी है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यार ये दीदी बड़ी कातिलाना है, हर जगह पे पहुंच जाती हैं। इसके बाद विवी अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी लोग इस जगह को खाली कर दे और यहाँ पे एक भी सिविलियन होना नहीं चाहिए और जो भी लोग ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें मिलिट्री रेगुलेशन के हिसाब से सजा झेलनी पड़ेगी। सन अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे कई सारे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन उन्हें इस जगह के बारे में कैसे
कैसे पता चला। लेकिन तभी वो विवी की हरकतों के बारे में सोचता है और इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने पास से एक मास्क को निकालता है और उसे पहन लेता है। और साला ये बताओ कि कपड़ों से क्या वो पहचान नहीं लेगी, चेहरा छुपाने से क्या होगा। उसी टाइम पे सनमिंग सन के पास मैसेज करता है और पूछता है क्या वो ठीक है। यहाँ पे कई सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, अगर वो सेफ है तो फिर उसी जगह पे रहे जहाँ पे वो है। जिसके बाद सन नीचे उतरता है क्योंकि इरप्शन होने ही वाला था। और वो जैसे ही नीचे उतरता है तो हम लोग देखते हैं कि कई सारे पेड़ जमीन को चीरते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इन्हीं के अंदर से युआन यांग निकलने वाला था। विवी उन सभी पेड़ को ऐसे निकलता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन सन आगे बढ़ता है और वहीं पे बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी डिवोवर और वॉइड स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसे कई सारे टैलेंट पॉइंट्स मिलने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं जो कि वॉइड के अंदर उन सभी पेड़ों को ले आया था और वो उनको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसे इन सभी आयरन ट्री को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि उसका वॉइड पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, जिससे उसे ये समझ में आ जाता है कि युआन यांग को डिवोर करने के बाद से उसका वॉइड बढ़ने लगता है और वो भी अपग्रेड होता है। इसके बाद सन अपने डिवोवर एबिलिटी को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो एबिलिटी बी रैंक की है। लेकिन जब वो अपने डिवोवर का इस्तेमाल करता है और उसे अपग्रेड करता है तब उसकी एबिलिटी बी से ए रैंक की हो जाती है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर की दुनिया में देखते हैं तो एक बंदा विवी से कहता है कैप्टन जरा उधर देखिए। और जब विवी उस तरफ मुड़ के देखती है तब उन्हें सन दिखाई देता है जो कि उस जगह पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और सन हमारा अभी भी वॉइड के अंदर है। विवी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं जाके वहाँ पे चेक करती हूँ। लेकिन उसी टाइम पे एक पेड़ की तना उसको लगता है तो उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। एक सोल्जर उसे घाव को साफ करने के लिए कपड़ा देता है और जब विवी अपने घाव को साफ कर ही रही थी तभी वो देखती है कि उसका घाव अचानक से ठीक हो गया है और वो इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ जाता है जो कि गोलियां बरसाने लगता है और कई सारे सोल्जर ऐसे ही मारे जाते हैं। सन भी वॉइड से बाहर आ जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि कौन यहाँ पे बैंग बैंग कर रहा है और तभी उसकी नजर विवी के ऊपर पड़ती है तो एक गोली डायरेक्ट विवी की तरफ आगे बढ़ रही थी। विवी उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेती है और वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ही उस गोली को रोक लेती है। वो सभी सोल्जर्स हैरान होकर विवी से पूछते हैं कैप्टन क्या आपने एक गोली को अपने हाथों से ही रोक लिया। विवी भी इस बात से हैरान हो जाती है कि उसने अपने हाथों से एक चलते हुए बुलेट को रोक लिया। वहीं पे वेन का बड़ा सा मुंह खुल जाता है क्योंकि वहाँ पे अब महायुद्ध होने वाला था विवी के सोल्जर्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ये धूम धड़ाका दिखाया नहीं जाता है। पता नहीं ऑथर ने ऐसा क्या किया कि उसने ये कट सीन ही मार दिया। और मैंने ऑफिशियल रॉ में भी चेक कर लिया है, यानी कि जो ओरिजिनल रहता है और उसके अंदर भी ऐसे ही चैप्टर शुरू होते हैं जहाँ पे कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और विवी की बातों से हमें पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वाले थे उन सभी लोगों ने अपने आप ही सुसाइड कर लिया है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं मिलता है कि ये सब किसने किया। लेकिन विवी को ये जरूर पता था कि ये सभी प्रोफेशनल असैसिन्स हैं। उसी टाइम पे एक सोल्जर सन को विवी के पास लाता है तो विवी उसके कपड़ों को देखते ही पहचान लेती है और उससे पूछती है बच्चे तुझे अंदर आने किसने दिया। सन आगे से कहता है दीदी मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे इस बार जाने दो, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर विवी को सन के ऊपर दया आ जाती है और वो अपने लोगों से कहती है कि इसे जाने दो, इसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन वो लोग आगे से कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सन की आइडेंटिटी को वेरीफाइड नहीं किया है। उसी टाइम पे वो बंदा वेन को कंधे से छोड़ देता है तो वेन छूट जाता है, लेकिन पैरों के अंदर जान न होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो डायरेक्ट विवी की सीने की जाके ऊपर गिरता है। इससे उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। विवी आगे से कहती है हट जा बच्चे नहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सन आगे से कहता है अरे दीदी गलती से हो गया भाई। उसी टाइम पे वो बंदा सन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सन एक ही किक मारता है जिससे वो उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और वो उस बंदे से कहता है कि उसे ऐसा ही इम्पल्सिव तरीके से हमला नहीं करना चाहिए, नहीं विवी को चोट लग सकती थी। वहीं पे विवी इस बात से हैरान हो जाती है कि सन ने बस एक किक मार के ही बाइलियांग को दूर फेंक दिया। इसके बाद विवी सन के साथ फाइट करते हुए अपने लोगों से कहती है कि उन्हें सन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसे संभाल लेगी। लेकिन सन बड़ी आसानी के साथ ही विवी के पैर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ कमाल की तो है लेकिन अभी ज्यादा कमाल की नहीं है। इसके बाद विवी सन के ऊपर पंच से अटैक करती है, लेकिन सन उसको भी ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है कि उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत कमाल की है, लेकिन वो इसके बावजूद अपने गुस्से की वजह से एक्यूरेसी को थोड़ा सा कम कर रही है। इसके बाद विवी अपने पैर को घुमाते हुए सन के मुंह के ऊपर किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन सन हमारा उसके दोनों पैरों को ही पकड़ लेता है। इसके बाद सन विवी को पकड़ता है और उसे उठा के पीछे फेंक देता है, जिससे विवी पीछे जाके गिरती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सन इसी बात का फायदा उठा के तुरंत वहाँ से खिसक लेता है और विवी बस चिल्लाते रह जाती
है बच्चे रुक जा, लेकिन उसी टाइम पे विवी को पता चलता है कि सन ने उसकी मदद की है और उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ गई है। और सन वहां से भागते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, उम्मीद करता हूँ कि ये एबिलिटी उसकी मदद कर देगी फ्यूचर के अंदर। खैर जब सन वहां से भाग ही रहा था तभी उसे एक बहुत बड़ा स्नेक दिखाई देता है और उसी टाइम पे उसके बगल से एक बहुत बड़ा सुअर भी गुजरता है और सन उसे काफी तेजी के साथ डॉज कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी युवान की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, इसीलिए उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। खैर हम लोग उस सुअर को देखते हैं जो कि आगे जाके क्रैश हो जाता है और बेचारा बेहोश हो जाता है। सन को पता चलता है कि ये भी म्यूटेटेड पिग है और सन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसे भी डिवॉवर कर लेते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है और डिवॉवर कोशिश करने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि वो जिंदा चीजों के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम लोग सन को मार्केट के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो कुछ खाने के लिए आया था और उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे जुजू को भी देखते हैं जो कि अपनी अलग ही लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सन जैसे ही जुजू को वहाँ पे देखता है तो वो उससे जाके डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जुजू उससे पूछती है तुम कौन हो भाई साहब, तो फिर सन आगे से बताता है कि वो जुजू का बहुत बड़ा वाला फैन है और वो काफी टाइम से जुजू को फॉलो करते हुए आ रहा है। इसके बाद जुजू सन को लाइव स्ट्रीम के अंदर ले लेती है और सभी लोग बात कर रहे थे कि ये चिकना लौंडा जुजू के बगल में कैसा है और उसी टाइम पे हम लोग लाइव स्ट्रीम के